रिलायंस पावर के आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बॉटम फिशिंग क्या होती है। बॉटम फिशिंग समझने के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है कंपनीज का। मार्केट में अलग अलग तरीके की कंपनीज होती हैं, आपके पोर्टफोलियोज में भी इस तरीके की कंपनी जरूर होंगी। चेकआउट करना है इस वीडियो के बाद में। एक कंपनी होती है जो फंडामेंटली स्ट्रांग मिलेगी आप लोगों को आपके पोर्टफोलियो में। दूसरी कंपनी ऐसी होगी जिसने बुल रन में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है और आपने उसमें एंट्री कर ली और आपके पोर्टफोलियो में है, लेकिन अब वो कंपनी वापस से बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी उसका कुछ अता पता नहीं। यानी वो दूसरी कंपनी फंडामेंटली वीक है, बस बुल मार्केट में उसने आपको रिटर्न अच्छे दे दिए। तीसरी कंपनी आती है, फंडामेंटल्स अच्छे खासे ठीक ठाक फंडामेंटल भी आते हैं इस कंपनी के अंदर, लेकिन कंपनी के अंदर अपडेट्स कुछ ऐसी हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स इस समय पीछे बैठे हुए हैं और सबसे आगे वो खराब खबरों का सिलसिला कंपनी के ऊपर चल रहा है। ये तीन तरीके की कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में जरूर होंगी, अगर है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। अब आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आपके तीसरे कॉन्सेप्ट को कि आपके पास जो कंपनी हो फंडामेंटली ठीक ठाक है, जैसे रिलायंस पावर, लेकिन कंपनी में खबरें कुछ ऐसी हैं कि वहां पर बॉटम फिशिंग कर पाना बहुत मुश्किल है और अभी के लिए आपको करनी भी नहीं चाहिए बॉटम फिशिंग रिलायंस पावर या फिर रिलायंस इंफ्रा के अंदर। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कई सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बॉटम फिशिंग पर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लेकर के आना चाहता हूं यहाँ पे, सॉरी ये मनी कंट्रोल बार बार ने इसको रिफ्रेश कर देता है, बट कोई बात नहीं। मेरे पर ना एक व्यूअर का कमेंट था रिलायंस पावर को लेकर के, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता था, बट कोई बात नहीं। मैं आपको ना और बता दूं क्योंकि वहां पे वो रिफ्रेश हो चुका है वो वाला कमेंट। कमेंट ये था कि रिलायंस पावर में आपके एफ आई आई एच एन आई यानी कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, इन्होंने ना एग्जिट कर दिया टॉप बॉटम पर जाकर के और रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर दिया है। ये वो कमेंट था, एक प्यारे से इन्वेस्टर का ये कमेंट रहा होगा। अब ऐसा कहने के पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, लेकिन रीजन कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको एफ की होल्डिंग पिछले दो क्वार्टर के अंदर लगातार बढ़ती दिख रही है। डीआईएस ने सेलिंग जरूर करी है, लेकिन इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग भी देखोगे ना, तो वो भी आपको जनवरी के महीने में भी बढ़ती देखने को मिली। 6,85,897 शेयर्स के साथ में म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है जनवरी के महीने में। यानी अगर आप सोच रहे हो कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर दिया गया, तो ऐसा तो कुछ यहां पर नजर नहीं आ रहा कि आपके एफ आई आई या फिर एच एन आई या फिर आपके म्यूचुअल फंड्स ने टॉप पर जाकर के एग्जिट कर दिया हो, बल्कि इनकी होल्डिंग तो अभी भी आपको अच्छी खासी नजर आ रही है और ये अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनको देख करके हम एग्जिट करें या फिर खरीदें, लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई कि इन्होंने टॉप पर एग्जिट नहीं किया है। तो इन्होंने हमें ट्रैप कैसे किया? असल में ट्रैप नाम की कोई चीज नहीं है। हमारा रिसर्च और एनालिसिस जितना अच्छा या जितना बुरा रहता है उसके ऊपर सब चीजें डिपेंड करती हैं। ये रिलायंस पावर का आज से लगभग 4 महीने, 4 से 5 महीने, 5 महीने, नवंबर का शायद ये वीडियो है मेरा, नवंबर के महीने का ये थंबनेल है मेरे चैनल का। ठीक है, वार मार्जिन 100% आपको पता है ये वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, जिसकी वजह से आपके गिरावट जो है बार बार आपको देखने को मिल रही थी सिंस 42, जब आपका प्राइस 42 पर था तब से लेकर के अब तक। ठीक है, और ईडी के केसेस तो लंबे टाइम से चल ही रहे कंपनी के ऊपर रिलायंस पावर पे। तो ये कुछ सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई सेलिंग हो रही है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी अभी तक नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अनिल अंबानी को समन्स भेजे हुए 3 बैंक जिन्होंने कंपनी के ऊपर, सॉरी कंपनी नहीं, अनिल अंबानी के अकाउंट्स के ऊपर फ्रॉड का टैग लगाया हुआ था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको अपील करते हुए कहा कि अब आप अपना जो है इनके ऊपर फ्रॉड का टैग भी लगा सकते हो, आप इनके ऊपर कार्यवाही स्टार्ट भी कर सकते हो। पुराना जो नोटिस था जो कि 3 बैंक्स को स्टे के लिए बता रहा था कि अभी आपके जो फ्रॉड टैक्स है उन पर स्टे लगेगा, अभी अनिल अंबानी के ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी, तो उसको लेकर के आपके बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे जो है वो हटा दिया और नई आपकी चीजें चलती देखने को मिली अनिल अंबानी के केस के अंदर। तो ये बड़ी खबर अनिल अंबानी के लिए और रिलायंस पावर, क्योंकि इनका हिस्सा है ही, जैसे कि आप लोग चाहो तो यहाँ पर रीड कर सकते हो, यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों ही आपको इन सभी स्क्रूटिनीज के जो है हिस्सेदार देखने को मिलते हैं, चाहे वो सेबी की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट हो जो कि अभी तक नहीं आई है रिलायंस पावर से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन हो जो कि ईडी से रिलेटेड चल रही है, रिलायंस पावर का नाम यहां पर अभी भी शामिल है। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी डिटेल्स अभी बताई नहीं गई है इन पब्लिक।
अभी तक कोई रिपोर्ट आई भी नहीं है इन पब्लिक और ना ही कोई डिटेल अभी फर्दर बताई गई है। ऑल्दो इस अपडेट को भी लगभग 1.25 महीना होने ही वाला है, बट स्टिल कोई भी आगे जाकर के डेवलपमेंट नहीं बताई गई है सेबी की तरफ से या ईडी की तरफ से। ठीक है, ईडी ने रिसेंटली जो भी अनिल अंबानी की 3700 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टीज अटैच करी, उसमें रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर की प्रॉपर्टीज भी शामिल है। ठीक है, जिन्होंने मनी जो है डाइवर्ट करी पब्लिक की, इसके बारे में ये प्रॉपर्टीज आपकी अटैच्ड है, जिनमें एक्विजिशन जो है वो अनिल अंबानी के ऊपर है और उनकी कंपनीज के ऊपर है। और ये सभी मैटर जो है पुराने, जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इस वजह से आपको बार बार ये देखने को मिलता है रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप कंपनीज। ठीक है, ऑल्दो अनिल अंबानी का आज की डेट में रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि पुराने मैटर्स पुराने हैं, इस वजह से आपको ये नाम बार बार देखने को मिलते हैं। तो अब मैं आपको लेकर के आता हूं यहां पर इनके चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। बॉटम समझेंगे यहां पर बॉटम फिशिंग कैसे की जाती है और कब तक आपका बॉटम बनता रहता है। रिलायंस इंफ्रा का चार्ट भी हमारे पास में और रिलायंस पावर दोनों का है। पहले ना मैं आपको रिलायंस इंफ्रा का बता देता हूं। सो रिलायंस इंफ्रा में आपको याद होगा लास्ट वीडियो में लिया था 90 के इंपॉर्टेंट बेस के साथ में। ठीक है, एक बार यहां से आपको छोटा ब्रेकआउट मिला 90 के बेस से, उसके बाद 90 का बेस आकर के आपका गिर गया। अब आज का सेशन आपको बहुत अच्छा नजर आ रहा है रिलायंस पावर में, लेकिन एक्चुअली 90 जो आपका इंपॉर्टेंट बेस था ना यहां पर, वो इस समय आपका रिजेक्शन है। रिलायंस इंफ्रा में 90 का रिजेक्शन है और अभी इस समय 200 ईएमए के नीचे आप ट्रेड कर रहे हो, जो कि आपको बेरिश इंडिकेशन देता है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट था आपका रिलायंस इंफ्रा का। अब ये है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर में 24 का बहुत इंपॉर्टेंट बेस था, 24। इसके नीचे गिरना, इसका मतलब यह है कि आप सभी बेस ट्रेंड तोड़ करके रिलायंस पावर में बड़ी गिरावट में जा रहे हो। और रिलायंस इंफ्रा अगर आप देखोगे एक सेशन ही टिका रिलायंस पावर 24 पर, उसके बाद 2 सेशन लगातार नीचे हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, आज भी सेलिंग ज्यादा है। अब इस तरह की पोजीशन आपको इंडिकेट करती है कि एक ट्रेंड आपका कुछ समय के लिए चलेगा, उसके बाद नए बेस लाइन के लिए स्टॉक चल जाएगा। ठीक है, अभी तक आपका यहाँ पर डायगोनल पैटर्न भी चल रहा था रिलायंस पावर में, जो कि पिछले हफ्ते तक पूरा आपको रिजेक्शन बनाता देखने को मिला। अब आते हैं आपके बॉटम फिशिंग के ऊपर, क्योंकि रिलायंस पावर इस समय फंडामेंटली फाइनेंशियली डिसेंट कंपनी है। ऑल्दो रेटिंग एजेंसीज ने कंपनी के नेट कैश फ्लो और कंपनी के डेट और कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स के ऊपर डी रेटिंग दे रखी है रिलायंस पावर पे, जो कि बहुत बुरा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। बट स्टिल जो डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम यही कह सकते हैं कि रिलायंस पावर फंडामेंटली और फाइनेंशियली अभी काफी हद तक स्टेबल है। लेकिन क्योंकि हमारी ये तीसरी कैटेगरी की कंपनी है, जहां पर आपके पास कंपनी तो ठीक है, लेकिन कंपनी से रिलेटेड खबरें खराब है, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। यानी कि जब तक वो खबरें हट नहीं जाती है तब तक हमको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलती रहेगी, और जो कि क्लियर भी आपके सामने यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, और वीडियो की शुरुआत में जो मैं आपको कमेंट बता रहा था उसमें एक कमेंट और था कि रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर में हर दिन 100 शेयर खरीदते रहो, आपको बहुत बढ़िया मुनाफा मिलेगा। इस तरह की चीजों में मत आया करो जब तक कोई भी कंपनी के ऊपर इशू है, प्लीज मत आया करो, क्योंकि कई बार लोग ऐसे कमेंट्स पढ़ के या ऐसे तरीके का कंटेंट देख करके सोशल मीडिया पे कहीं भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लेते हैं बिना किसी रिसर्च के। तो भैया ये काम मत किया करो, ये कोई भाषण नहीं है, ये आपके लिए ही एक एडवाइजर्स में आपका ही फायदा, किसी का कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर। अगर आप सही तरीके से रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे इधर उधर देख करके किसी की भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मत लिया करो जब तक वो सर्टिफाइड ना हो। ठीक है, बाकी अपना रिसर्च सबसे ज्यादा जरूरी होता है मार्केट के अंदर। 24 का बेस इंपॉर्टेंट था, आपको ये चीज मैंने कई बार बताई। 24 एक इंपॉर्टेंट बेस ट्रेंड था आप लोगों का, ये ट्रेंड आपका टूट चुका है। अब आज का सेशन और कल का सेशन जहां पर स्टॉक ने आकर के आपको छोटी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश करी है, अगर आप इधर नजर डालोगे 22.40, इस ट्रेंड के पास स्टॉक ने एक बार रिजेक्शन दिया है, एक बार ब्रेकआउट दिया है, एक बार यहां कंसोलिडेट किया है। यानी 24 के बाद में 22.40 आपका नेक्स्ट बेस है। लेकिन भाई ये बेस लाइन भी आपकी टूट सकती है, ये 22.40 भी आपका टूट सकता है। अब 24.20 अगर आपका टूटेगा तो आपके नेक्स्ट बेस कहां पर बनने के चांसेस है? नेक्स्ट बेस बनने के चांसेस आपके बनते हैं अराउंड 20, इसलिए क्योंकि यहां पर एक बार स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट बेस बनाया है और एक बार रिजेक्शन यहां पर किया है।
ठीक है, इसलिए आपका नेक्स्ट बेस जो है वो 20 का बनेगा। अब 20 के बाद आपका नेक्स्ट बेस कहां पर बनता है, रिलायंस पावर में। आपको यहां पर नजर आएगा 17.50। 17.50 एक बार स्टॉक ने यहां रिजेक्शन लिया, एक बार इधर बेस बना करके ब्रेकआउट दिया, और यहां पर 2 बार रिजेक्शन लिया, और इधर भी एक बार रिजेक्शन, और यहां पर भी एक बार रिजेक्शन। अगर हम इस वाले लेवल को भी कैलकुलेट कर ले तो 17.50 आपका यहां भी रिजेक्शन बना है। यानी कि साल 2021, 22, 23, 24, 25 में तो नहीं, 23, 24, 21, 22, 23, 24, इन 4 सालों के अंदर 1750 आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल कौन सा आता है, इसके बाद आएगा आपका राउंड 13 मार्क कर लेते, 13 पर स्टॉक ने एक बार रिजेक्शन दिखाया, एक बार यहां पर बेस लिया, एक बार इधर आपका बेस लिया, एक बार यहां कंसोलिडेट किया, और ये पूरा कंसोलिडेशन जोन आपका रहा 2021 और 22 और 23 के अंदर भी। ठीक है, तो 13 भी आपका इंपॉर्टेंट प्राइस हो जा रहा है 13 का। अब आप कहोगे भाई वो पागल हो गया क्या, तू 13 तक गिरते ही चला जाएगा, क्या दिमाग खराब है तेरा? देखो, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी भी कंपनी पर अगर कोई खराब चीजें हैं, कोई कंपनी सेबी के अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का वेट कर रही है, भैया फॉरेंसिक रिपोर्ट कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। अगर किसी कंपनी में ईडी उसकी प्रॉपर्टीज को बार बार अटैच कर रहा है, वो छोटी बात नहीं होती। अगर कंपनी के ऊपर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज चल रही है, आईसीआरए के केस चल रहे हैं आपके, या फिर ऑडिट्स चल रहे हैं किसी भी कंपनी के ऊपर, तो ये कोई अच्छी बातें नहीं है कि कोई बुल रन आएगा तो वो मार्केट आपको, कंपनीज आपको बड़ा रिटर्न देती देंगी, ऐसा नहीं होता। मतलब ये सभी चीजें किसी भी कंपनी के लिए बुरी है। यानी कि आपको इन सब चीजों के लिए कंपनी में क्या चाहिए होता है, क्लीन चिट चाहिए होता है। और जब तक आपको क्लीन चिट नहीं मिल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये सभी ट्रेंड्स आपके किस तरह से गिरेंगे, पुराने चार्ट्स ने आपको क्या बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो। वरना आप यहां से सुनते हुए आ रहे हो भाई एवरेज कर लो, बॉटम बॉटम पर बाइंग कर लो, बॉटम पर बाइंग कर लो। भैया जो बॉटम पर बाइंग करता करता आ रहा था ना, वो ना समझी करता करता आज भी बॉटम पर बाइंग ही ढूंढ रहा है, और वो बना भी नहीं है। इसी वजह से कहते हैं बॉटम फिशिंग अगर आप करना चाह भी रहे हो ना, तो आपके पास 3 तरह की कैटेगरी होती है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई। अगर आप इस तरीके से काम नहीं करते, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एक भीड़ चाल का हिस्सा हो, जहां पर एक के पीछे एक भेड़े चल रही हैं और बस उनके पीछे आप चलते चले जा रहे हो कि भैया मुझे बता दे, तू बता दे, अच्छा वहां जाना, अच्छा मैं भी वहां चल लेता हूं, ऐसा नहीं काम होता है। बॉटम फिशिंग मींस कि किसी कंपनी में कोई खराब चीजें हैं, जब तक वो खराब चीजें खत्म नहीं होती तब तक आप एवरेज भी नहीं कर सकते, एग्जिट तो करना है वो आपका अपना ओपिनियन है, एंट्री तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंट्री तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अब 13 के ट्रेंड तक मान लो कि आपका 22-40 चल रहा है, यहां पर भी आपके पास कुछ पॉजिटिव, यानी कि सेबी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती है, ईडी की तरफ से इन्वेस्टिगेशंस खत्म नहीं होती है रिलायंस पावर से रिलेटेड, या रिलायंस पावर की प्रॉपर्टी जो ईडी ने अटैच कर रखी है वो ईडी वापस नहीं देती है, तब तब आपको ये 22-40 टूटेगा, ये 20 भी टूटता देखने को मिल सकता है, 17.50 भी टूटता देखने को मिल सकता है, 13 भी आपका गिर सकता है। और उसके बाद में आपका आता है 13 के बाद में ये बनेगा आपका अराउंड 11 नहीं बल्कि 10 आपका क्रूशल बेस है। ठीक है, 10 आपका क्रूशल बेस है 10 का। यहां पर आपको 2021 में भी इंपॉर्टेंट बेस दिखा था, 2023 में 2 बार आपको इंपॉर्टेंट बेस दिखा है। तो अगर ये सभी ट्रेंड्स आपके टूटते चले जाते हैं, पुराने चार्ट्स को आप रिवाइव करते हो, देखते हो भैया पहले कहां पर स्टॉक ने हमें सस्टेनेबिलिटी शो करी है, और उस लेवल पर आकर के अगर कंपनी में ये सभी चीजें रिजॉल्व होती हैं, पॉजिटिव्स होती हैं, तभी आप अपने प्राइसेस को एवरेज करते हो, यहाँ पर कंपनी में एंट्री करने की सोच सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये एक स्ट्रैटेजी है, एक फंडामेंटल स्ट्रैटेजी है मार्केट की, ये अपने आप से बनाई गई चीजें नहीं है। आई एम सर्टिफाइड, बाकी आपका अपना ओपिनियन है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ जानने और सीखने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।